तो इससे लास्ट वाली वीडियो में बेटे हमने डाई इलेक्ट्रिक्स था जो उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हमारे सिलेबस में बेसिकली जो है वो है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को बेटे याद कर कि मैंने ना तुझे कुछ इस तरह से समझाया था। इमेजिन कर कि क्या है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ओके, अब अगर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है तो मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया बेटे ई नॉट के अंदर। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप जैसे ही रखोगे तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज था उनके बीच में सेपरेशन आ गया था, और उसको हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया। देखो कुछ इस तरह से बेटे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से बेटे मैंने क्या दिखाया था उसको, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बेटे। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मुझे मालूम बेटा कि ये चार्ज का सेपरेशन क्यों हुआ है, इस चीज़ को मैं सारी की सारी चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बेसिकली हमारे सिलेबस में कौन से हैं? नॉन पोलर है बेटे। बहुत बढ़िया। तो नॉन पोलर को जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके जो हर मॉलिक्यूल होगा उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। बेसिकली बेटा ये है क्या चीज़ है? ये जस्ट मैंने ना, जैसे मान लो मैं आपको बताया था मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी कि एक तरह से इस तरह से क्यूब होता है। ऐसा मान लो कि क्यूब है ये और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटे, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो एक तरह से क्यूब था। ठीक, ये जो क्यूब है मैंने इसका जस्ट फ्रंट वाला फेस लिया, ऐसे ही ये फ्रंट वाला फेस लिया मैंने इसका, ऐसे ये लार्ज नंबर ऑफ फेसेस से मिलकर के बना है, तब जाकर के पूरा क्रिस्टल तैयार हुआ है। तब जाकर के बेटे क्या ये पूरा क्रिस्टल तैयार हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है जो ई नेट आएगा यहाँ पर वो किसके बराबर आया था बेटे? वो आया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नॉट माइनस के ई इंड्यूस, ई नॉट माइनस के ई इंड्यूस बेटे, जो इसके अंदर पैदा हो रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेसिकली जो ई इंड्यूस है उसका जो असली रीज़न है बेटे वो है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश करियो। ज़्यादातर बुक्स में ई इंड्यूस को आप सिंपल ई से ही लिख देते हो बेटे, सिंपल ई से ही लिख देते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बने बेटे? वो बनेगा ई नेट बराबर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के ई। ये जो ई लिखा मैंने, ई वेक्टर लिखा बेटे, ये बेसिकली ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोच के देख बेटे, सोच के देख, ये जो क्रिस्टल बना हुआ है पूरी की पूरी इस तरह से कि ऐसे इस तरह से इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ये फेसेस हैं बेटे, तब जाकर के पूरा क्रिस्टल तैयार हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सोच के देख बेटे, सोच के देख, अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान से इसको बेटे मैं क्या करता हूँ? ऑब्जर्व करता हूँ ना, तो ध्यान से देख बेटे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, ये आपस में क्या कर जाएंगे बेटे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर जाएंगे बेटे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर जाएंगे बेटे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ध्यान से सुन, इस वाले फेस के लेफ्ट साइड में तो क्या बेटे? ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, और राइट वाले फेस में ज़्यादा अमाउंट में क्या बेटे? पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, इस तरफ क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ क्या बेटे? पॉजिटिव चार्ज है। अब इमेजिन कर बेटे कि ये इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ फेसेस से मिलकर के बना हुआ है। तो जब ये लार्ज नंबर ऑफ फेसेस से मिलकर के बना हुआ है तो अंदर जितने भी चार्जेस थे उन्होंने आपस में क्या कर दिया बेटे? कैंसिल आउट कर दिया। जैसे उन्होंने कैंसिल आउट करा तो राइट वाली साइड में केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया और लेफ्ट वाली साइड में केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बच गया। अब ये जो बना हुआ है बहुत सारे फेस से मिलकर के बना हुआ है, तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज तेरा आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा इस वाले फेस पर आ जाएगा, ऐसे इस तरह से बेटे, इस तरह से आ जाएगा बेटे। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सिमिलरली बेटे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले फेस पर आ जाएगा, ऐसे इस तरह से, नेगेटिव इक्वल अमाउंट में बेटे, ये नेगेटिव चार्ज है सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सोच के देख बेटे, सोच के देख कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे? ये है तेरा कौन सा? जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ई नोट में रख दिया है, तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अंदर पैदा हुआ था। पैदा कौन सा बेटे? ई इंड्यूस। तो ई इंड्यूस का कारण ये है जिसको मैंने ई वेक्टर से लिखा बेटे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से पैदा होता है बेटे वो ई इंड्यूस। इस तरह से मैं दे सकता हूँ
कि ई इंड्यूस है। सोच के दे बेटे कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या बेटे एक नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है एक पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या बेटे नेगेटिव प्लेट है। इमेजिन कर कि इसका जो एरिया इस वाले सरफेस का वो ए है और इसके ऊपर ये जो चार्ज अकम्युलेट हुआ है वो क्या हुआ बेटे क्यू हुआ है। कितना हुआ है क्यू हुआ है। ओके, उसको मैं क्यू पी बोलूँगा, क्यों बोलूँगा अभी आपको मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ठीक है बेटे, चलिए बहुत बढ़िया शाबाश। इसके ऊपर चार्ज एकत्रित हुआ है क्यू पी, और अगर इसके ऊपर क्यू पी चार्ज हुआ है तो इसको मैं बोलूँ बेटे ये कितना हुआ बेटे माइनस के क्यू पी। कितना ये माइनस के क्यू पी। इसको क्यू पी क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अब ध्यान से सुन बेटे, मैं एक नई चीज़ डिफाइन करने वाला हूँ। क्या डिफाइन करने वाला हूँ बेटे? मैं डिफाइन करने वाला हूँ क्या कि जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो ना, तो उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटे क्या? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन बोलते हैं बेटे इसको। बात समझ पाए या नहीं? बेसिकली पोलराइजेशन क्या बेटे? एक फिनोमिनन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। इस पूरे फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं बेटे? पोलराइजेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटे? पोलराइजेशन बोल देते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। मैंने ना इस पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर का नाम दिया बेटे, जिसको मैंने बोला पोलराइजेशन वेक्टर, और उस वेक्टर को मैं लिखता बेटे पी वेक्टर से। ये होता क्या है, ये क्या होता है बेटे? बेसिकली ये पता क्या होता है? ये होता है कि जब आपने इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का क्रिस्टल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका हर मॉलिक्यूल सेपरेट कर गया बेटे। क्या कर गया? सेपरेट कर गया। मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपना अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन गया। इस तरह से बना नहीं बना? और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना बेटे, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन रहा है ना, इस पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर बन रहा है। ये पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर बन रहा है। तो मैंने पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करा है क्या? कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए बेटे, ध्यान से सुनियो। क्या बेसिकली ये पी वेक्टर है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। बेसिकली बेटे क्या ये रेशो है? जैसे ही आप इस पूरी की पूरी वॉल्यूम को, डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो लार्ज नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलेगा बेटे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिला बेटे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का। वो ऐड होकर के आपको कोई ना कोई क्वांटिटी देगा। उन सभी का आपने क्या कर लिया बेटे? नेट कर लिया। मतलब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूरा हो रहा है पर यूनिट दिस वॉल्यूम इज नोन एज द पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनियो क्या है, ध्यान सुनो बेटे मेरी बात। क्या है कि अब बेसिकली जो पोलराइजेशन वेक्टर है ना, एक रेशो है बेटे। क्या ये? एक रेशो है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वेक्टर है तो जो डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन किसका होना चाहिए बेटे? पोलराइजेशन वेक्टर का। तो पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ बनना चाहिए बेटे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस तरफ है? वो है तेरा राइट साइड के अंदर, मतलब इस तरफ है। तो ये तेरा कौन सा वेक्टर है बेटे? ये तेरा पी वेक्टर बन गया। ये कौन सा वेक्टर है? पी वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर है। ओके, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। अब थोड़ा सा हम बेटे आगे चलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है बेटे, क्या इमेजिन कर कि आपने ना इस वाले क्रिस्टल के अंदर छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। इमेजिन कर कितना वॉल्यूम ले लिया बेटे? डीवी वॉल्यूम ले लिया। वॉल्यूम कितना लिया आपने बेटे? डीवी ले लिया। ठीक है, मतलब लेंथ कितनी है? dx, dy और dz। तो उसका वॉल्यूम कितना बना बेटे? dv बना। अगर आप इस पोलराइजेशन वेक्टर को इस dv से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस dv के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो आपके पास आ जाएगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल वॉल्यूम, वो किसके बराबर आया बेटे? वो बराबर आया क्या? उस वॉल्यूम के अंदर, मतलब इस dv के अंदर, dv के भीतर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है। तुझे ना कुछ कहानी याद आ रही होगी बेटे। याद कर,
मैंने आपको समझा रखा है कि जैसे लैम्डा था, लैम्डा क्या था बेटे, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी था। सिग्मा क्या था बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी था। रो क्या था बेटे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था। ये किसके बराबर था बेटे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये किसके बराबर था बेटे, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये किसके बराबर था बेटे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ये रेशो था। क्या था ये, रेशो था। मैंने आपको इनके बारे में समझाया था कि अगर आप लैम्डा की मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर लेंथ से कर देते हो तो उस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो आपको मिल जाता था। सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की मल्टीप्लाई आप सिग्मा से कर देते हो तो उस सिग्मा के ऊपर कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। सिमिलरली इस रो की मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से कर देते हो तो उस वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज है आपको वो मिल जाएगा। तो सिमिलरली पोलराइजेशन वेक्टर को अगर मैं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उस वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, मतलब इस वाली वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो आपको मिल जाएगा बेटे आसानी से। ओके, होप आपको कि ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आपको बेटे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। अब हम सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या है मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इसका सिग्निफिकेंस लिख लेना बेटे कि इसका सिग्निफिकेंस है पोलराइजेशन वेक्टर का, कि अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है बेटे, क्या जाता है आपके पास, उस वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भरा हुआ है। ओके, अगर आप इस P को पूरी की पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात आपके पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये समझाया कि ये पोलराइजेशन जो है चार्ज का सेपरेशन हो जाता है बेटे जब आप डाई इलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। तो ध्यान से सुनो बेटे, ये जो चार्ज है ना, ये रेड पेन से जो मैंने बना रखा है, ये आपस में कैंसिल कर गया, ये भी कैंसिल कर गया, ये कैंसिल कर गया। मतलब राइट साइड में कितना चार्ज बचा बेटे, वो पॉजिटिव चार्ज बचा। लेफ्ट साइड में कितना बचा बेटे, वो नेगेटिव चार्ज बचा। तो उस पॉजिटिव चार्ज और उस नेगेटिव चार्ज को मैंने इस वाले सरफेस पे मान लिया, इनके इस वाले सरफेस पे मैंने बेटे मान लिया। इमेजिन कर इसका वॉल्यूम कितना है भाई, स्मॉल डी है। कितना है, सॉरी ये जो ब्रेड था उसका कितना है, स्मॉल डी है। कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है क्यूबॉइड हो। ये एरिया है उसका, ये डी है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा, A × D बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या क्या कि बेटे जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है ना, इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गया था, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गया था। अगर इसको मैं पॉजिटिव प्लेट मान लूँ, इसको नेगेटिव प्लेट मान लूँ, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था। उसको मैंने क्या बोला था बेटे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पॉइंट और समझ, क्या कि जो चार्ज का सेपरेशन हुआ था वो किसकी वजह से होता बेटे, पोलराइजेशन की वजह से। अभी इस वाले सरफेस पे ये जो चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया बेटे, पोलराइजेशन की वजह से। सिमिलरली इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज आया वो भी किसकी वजह से आया बेटे, पोलराइजेशन की वजह से। तो जो ये QP है ना, ये क्या बेटे, QP क्या बेटे, चार्ज ऑन द वन सरफेस ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्या बेटे, चार्ज ऑन द वन सरफेस, चार्ज ऑन द वन, क्यों, चार्ज ऑन द सरफेस ड्यू टू पोलराइजेशन बेटे, ड्यू टू पोलराइजेशन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन कि अगर मैं QP को डिवाइड कर देता हूँ एरिया से, मतलब इस वाले एरिया से, इसका एरिया मैंने कितना माना, कैपिटल A माना, तो आपके पास क्या देगा बेटे, चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। उसको अपन किससे लिखे बेटे, सिग्मा × P से। तो सिग्मा × P क्या डिफाइन कर रहा है, सिग्मा × P तेरे को डिफाइन कर रखा है क्या, कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, वो किसके बराबर होगा बेटे, चार्ज ऑन द सरफेस ड्यू टू पोलराइजेशन डिवाइड बाय में A। सिमिलरली इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ड्यू टू पोलराइजेशन होगा सिग्मा P, और इसका कितना होगा बेटे, होगा माइनस के सिग्मा × में P, माइनस के सिग्मा × में P। तो आपको ये वाला पॉइंट भी होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मुझे रिलेशन ड्राइव करना पड़ जाए किस किस के बीच में बेटे, किस किस के बीच में बेटे, P के बीच में और इस सिग्मा के बीच में, तो मैं पहले P का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ बेटे। P का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आपको पता है बेटे कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या है बेटे, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है Q × में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब 2a मान लो, वहाँ पे आप 2a पढ़ करके आए हो। तो सोच के दे बेटे, अगर मुझे इसका पूरे का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखना पड़ जाए सभी की वजह से, वो कितना होगा बेटे, ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, कितना होने वाला। ऑब्वियस सी बात है कि उसका डायरेक्शन तो इस तरह बनेगा, राइट साइड में बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जाता है। तो मैं तो खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पोलराइजेशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कितना बनना चाहिए बेटे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था Q, तो कितना चार्ज है बेटे यहाँ पे, QP × में कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के बीच में, वो बेटे स्मॉल d, तो यहाँ पे आया स्मॉल d डिवाइड बाय में वॉल्यूम कितना बेटे इस डाइलेक्ट्रिक्स का, वो है A, एरिया ऑफ दिस इनटू में इसका स्मॉल d। तो इसने इसको बेटे मार दिया। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, जो तेरे पास P आया है ना, वो QP डिवाइड बाय में A के बराबर आया है। यानी कि जो तेरा पोलराइजेशन वेक्टर है
ध्यान से देख, और जो तेरा सिग्मा पी है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। इसका मतलब ये बेटे कि जो सिग्मा जो पी वेक्टर है ना और जो ये सिग्मा पी है वो दोनों क्या बेटे बराबर है, यानी कि जो तेरा पोलराइजेशन वेक्टर है वो किसके बराबर है बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन के बराबर ही है। वो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तेरी क्या बेटे स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान से सुनियो बेटे क्या कि ये जो P का डायरेक्शन है वो किस तरफ, ये जो मेरा P का डायरेक्शन है बेटे किस तरफ है, जिस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, मतलब जो ये आपका P वेक्टर है वो राइट साइड में इस तरह से, ठीक है। ये P वेक्टर जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो राइट साइड में, ऑब्वियस बात है। ध्यान से सुन, ये जो एरिया बेटे इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए n का, ठीक है। तो मैंने सिग्मा को डिफाइन करा, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन आता है बेटे, वो रिलेशन आता है सिग्मा P बराबर P वेक्टर डॉट में n कैप, P वेक्टर डॉट में n कैप बेटे, ठीक है। P का डायरेक्शन भी वही, A का डायरेक्शन भी वही, दोनों डॉट प्रोडक्ट करेगा कितना है बेटे, वो तेरे पास P आएगा, करके देख लेना। P का मैग्नीट्यूड बेटे P है, ठीक है। n का मैग्नीट्यूड बेटे 1 है, दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटे 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, वो होता है 1, तो कितना आंसर है तेरे पास बेटे, P का मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ गया। तो वही चीज़ मैंने तेरे को लिख के दिखाया, कहाँ पे गया यार, ये था, ठीक है। तो जो सिग्मा P में और पोलराइजेशन वेक्टर में जो रिलेशन है वो ये वाला है, क्या बेटे रिलेशन है वो ये वाला है। अब मेरे पास ना इस पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करने का एक और तरीका बेटे, वो तरीका क्या है, मैं इस पोलराइजेशन वेक्टर को ना डिफाइन करता हूँ बेटे, कैसे, ये जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है ना, ठीक है, ये तो पोलराइजेशन वेक्टर आया जिसका डायरेक्शन किस तरफ है बेटे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की तरफ है, सारे के सारे की तरफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे किसके, जो इसके अंदर ई इंड्यूस पैदा हुआ है, ये ई इंड्यूस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इमेजिन कर, जितना ज़्यादा ये ई इंड्यूस होगा, जितना ज़्यादा ये ई इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा तेरे पास ये पोलराइजेशन वेक्टर होने वाला है। तो बेसिकली मैंने लिख दिया बेटे यहाँ पे ई, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई से लिखा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसको मैं लिखूंगा जाई ई, और यहाँ पे ये ई वेक्टर बेटे, ठीक है। तो ये जो जाई ई होता है इसको अपन बोलते हैं क्या बेटे, इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी बेटे। बेसिकली इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट ये क्या बेटे, रेशो है P वेक्टर का, पोलराइजेशन वेक्टर का और E वेक्टर का बेटे, E इंड्यूस का, ठीक है। रेशो बेटे किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द P डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ द E इंड्यूस। तो फिर से वही कहानी बेटे, तो जब भी कोई चीज़ रेशो होती है तो बेसिकली वो क्वांटिटी फिक्स रहती है उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो जो जाई ई होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटे कि उसके अंदर कितना ज़्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट आया है, कितना ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजेशन इफेक्ट आया है, ठीक है। इसका वैल्यू डिपेंड करता है बेटे मटेरियल टू मटेरियल। तो यानी कि जब वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा तो जो जाई ई होगा उसका जो वैल्यू होगा बेटे वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल मीन द सेंस ऐसा मान करके चल भाई कि किसी के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी के लिए क्या होगी बेटे कम होगी। अगर मैं पानी लूँगा उसके लिए कुछ होगा, अगर मैं अल्कोहल लूँगा उसके लिए कुछ होगा, अगर मैं मतलब अगर आप मटेरियल बदलते रहोगे, डाइलेक्ट्रिक्स बदलते रहोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होता रहेगा बेटे, चेंज होता रहेगा। बट किसी फिक्स मटेरियल के लिए ये सेम रहने वाला है, पानी के लिए बेटे इसका वैल्यू सेम रहने वाला है। बेसिकली ये रेशो है ये P और E का बेटे, ठीक। होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स थी, तो कई बार आपके पास वो 1-2 नंबर के अंदर पूछ लेता है कि भाई पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, ठीक है, सिग्मा P क्या है, वो चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको लिखने का बेटे कोशिश करना, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे K से। मैंने आपको समझाया था कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके अंदर ई नेट किसके बराबर होगा बेटे, ई नॉट माइनस के ई इंड्यूस के बराबर होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को मैंने डिफाइन करा किससे, कि किससे डिफाइन करा बेटे, मैंने डिफाइन करा इसको बेटे क्या, कि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किस फैक्टर से डिवाइड करूं,
कि मेरे पास ई नेट आ जाए, क्या आ जाए बेटे, ई नेट आ जाए। तो जिस फैक्टर से मैं डिवाइड करूंगा ना उसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। समझने की कोशिश कर, दोबारा से एक बार बताऊंगा, डोंट वरी। ये ई नॉट डिवाइड बाय में किस फैक्टर, तो फैक्टर क्या बेटे, वो के है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। अब ये भी हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ओके, कैसे, तेरे को वो समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वहाँ पे भी वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था। याद कर वहाँ पे क्या था बेटे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या था कि जिस फैक्टर से फोर्स कम हो जाता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में किसी मीडियम से, उसे अपन क्या बोलते थे बेटे, डाई इलेक्ट्रिक्स बोल देते थे। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, सेम ही है। ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा मैं स्टाइलिश के से लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लो, क्योंकि जो फोर्स यूज करता हूँ बेटे एफ बराबर के कैपिटल के स्मॉल के डिवाइड बाय में आर, तो वहाँ पे के भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं इसको स्टाइलिश के से लिख देता हूँ। भाई आपका ये स्टाइलिश के है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं बेटे इसको। अब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ना, तेरे को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन कर कि तूने ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, कितना वो तूने अप्लाई करा बेटे, कितना तूने अप्लाई करा बेटे 10 न्यूटन पर कूलम। कितना करा, 10 न्यूटन पर कूलम। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट भी होता है, वो होता है बेटे वोल्ट पर मीटर, अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, 10 न्यूटन। अब आपके पास दो मटेरियल है बेटे, एक तो है ए मटेरियल, एक डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा बेटे कौन सा है, बी है। इमेजिन कर कि उसके अंदर ई नेट जो बचा है वो कितना बचा बेटे, 2 बचा है। सिमिलरली बी के अंदर जो ई नेट बचा है वो कितना बचा बेटे, वो बचा है 5। कितना बचा है, 5। तो सोच के दे बेटे, सोच के दे कि मुझे ए का डाइलेक्ट्रिक्स निकालना है और बी का डाइलेक्ट्रिक्स निकालना है। तो ए का डाइलेक्ट्रिक्स तू कैसे निकालेगा, ए का डाइलेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करें बेटे, ध्यान से सुन, कितने फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करूं कि मेरे पास जो आंसर आए कितना जाए बेटे, 2 आ जाए। कितना आंसर आए, 2 आ जाए, मतलब मैग्नीट्यूड खाली। तो किससे डिवाइड करो बेटे, आप 10 को किससे डिवाइड करो कि आपके पास कितना आंसर आ जाए, 2। तो यानी कि आप किससे डिवाइड करो बेटे, 5 से। तो यानी कि जो के ए है ना, कितना बेटे, वो 5 है। कितना है, वो 5 है। दूसरी बात, इस 10 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास आंसर कितना जाए बेटे, 5 आ जाए। तो वो जो के बी होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा बी मटेरियल के लिए, वो कितना होगा बेटे, 2 होगा। ठीक है, तो ये होता है बेटे आपका बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स। अब सोच के बेटे, जिसका जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स होता है ना, वो अपने अंदर उतना ही ज़्यादा ई इंड्यूस पैदा कर लेता है। तो बेसिकली कैसे 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 सोच के दे बेटे। अब अगर ई नेट ए वाले के अंदर बच रहा है 2, ई नेट बच रहा है बेटे ए वाले के अंदर 2, तो ई नेट 2 का मतलब क्या बेटे, मैग्नीट्यूड, मतलब 10 तो अप्लाई करा, 10 अप्लाई करा बेटे, तो कितना पैदा हुआ है कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है कि ई नेट कितना बच गया बेटे, 2 बच गया। तो ये एक के केस में जो ई इंड्यूस है वो कितना पैदा हो रहा है बेटे, 8 न्यूटन पर कूलम पैदा हो रहा है। ये मैंने लिखा ए का। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ बेटे बी का, तो ई नेट जो बचा था बी के अंदर वो कितना बचा था बेटे, ऑब्वियस सी बात है, वो बचा था 5। कितना बचा था आपके पास, 5। तो 5 का मतलब क्या बेटे, 5 कब आएगा, जब उसके अंदर ई इंड्यूस कितना पैदा हुआ होगा, उसके अंदर ई इंड्यूस पैदा हुआ होगा कितना बेटे, 5 न्यूटन पर कूलम। तब इसका आंसर कितना बेटे, 5 न्यूटन पर कूलम आया होगा, पर कूलम आया होगा। ठीक है, ई इंड्यूस ये वाला। तो सोच के देख, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स होता है, जितना ज़्यादा किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक्स होता है, वो मटेरियल अपने अंदर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है बेटे, अपने अंदर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली जो के है ना, आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो उसके अंदर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। तूने ना वो सुना है, जैसे आप बचपन में शक्तिमान देखते थे, तो शक्तिमान में क्या था, एक तमराज किल्विश था, एक डॉक्टर जैकोल था। हालांकि आपका बचपन ही है, देखना उसको, तो उसमें वो शक्तिमान जब उस पर वो डालता है ना, अपनी रेडिएशन से डालता है वो, तो वो जो जैकोल होता है, डॉक्टर जैकोल, वो तो आसानी से मर जाता है। ठीक है, मतलब वो शक्तिमान ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा ना एक्सटर्नल वाला, वो उसको कैंसिल ही नहीं कर पाया, तमराज किल्विश वाला। मतलब उसके अंदर जो ई इंड्यूस वो छोड़ रहा था वो बहुत कम छोड़ रहा था। ऐसे ही जब वो तमराज किल्विश के पास गया, उसने उसके ऊपर शक्ति से छोड़ी, तो उसने लगभग उसके बराबर का छोड़ता था, वो शक्ति से जो छोड़ता था। समझ पा रहे हो, जो वो छोड़ रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले एक्सटर्नल। अब जो तमराज किल्विश छोड़ रहा है उसको क्या मान ले बेटे, ई इंड्यूस मान ले, तो उसके लगभग बराबर का था।
तो जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उस मटेरियल के अंदर उतना ही ज़्यादा तेरे पास ई इंड्यूस पैदा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटे तेरे पास ई इंड्यूस पैदा होगा। तो सोच के देख बेटे, सोच के देख कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर ई पैदा होता है, वो बेसिकली होता है बेटे कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर पैदा होता है? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर जितना आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही उसके अंदर ई इंड्यूस पैदा हो जाएगा, और ई नेट कितना बनेगा बेटे? वो बन जाए तेरे पास कितना बनेगा भाई? वो बन जाएगा 0। तो अगर वो 0 बन गया तो जो के आएगा वो किसके बराबर है बेटे? वो आएगा ई नॉट डिवाइड बाय में ई नेट के मैग्नीट्यूड के। ये खाली मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। तो कंडक्टर के केस में जब ये फैक्टर 0 तो के का वैल्यू कितना बेटे? इन्फिनिटी। तो के का वैल्यू कितना होता है बेटे? कंडक्टर के केस में इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई। सिमिलर जैसे वाटर है बेटे, तो वाटर वाले केस में मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वाली वैल्यू कितनी होती है बेटे? 81 होती है। कितनी होती है? 81 होती है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।